हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? ठीक है, अभी पेपर के थोड़े दिन रह गए हैं तो डेली अब आपको ये क्वेश्चन सीरीज करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी लेवल में। तो ये जो वीडियो है गाइस, ये पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए है। ज्योग्राफी का पेपर है ये और मैं इसको सोल्व करा रही हूँ। तो आज की वीडियो में नियर अबाउट हम 75 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसमें, जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती है किंतु निम्नतर सतलाकृतिक सत्रों पर होती है और नूतन आधार सत्रों के संदर्भ में विकसित होती हैं, वे कहलाती हैं। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जो घाटियां यानी जो नदियां आपकी अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही, अनुवर्ती की में यानी जिस दिशा में बहना शुरू हुई थी उसी का अनुसरण कर रही है और फिर बिल्कुल प्लेन मैदान आ जाते हैं, वहां पर वो बहती है और फिर दोबारा से नए बेस लेवल आते हैं, उनके संदर्भ में वो दोबारा विकसित होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो देखो, नए नूतन यानी नए बेस लेवल आए तो इसे नव अनुवर्ती अपवाह तो है ही, और नव अनुवर्ती आंसर क्या हो जाएगा? नव अनुवर्ती। परवर्ती नहीं होगा, आक्रमवती बिल्कुल नहीं होगा, अपोजिट होगी, प्रत्यावर्तित ये भी। ठीक है, तो आंसर रहेगा नवा अनुवर्ती। नेक्स्ट आता है, निम्नतम आधार अपर्दन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। निम्नतम अपर्दन तल की अगर अपर्दन का सिद्धांत की बात करें ना, अपर्दन का, तो आंसर हो जाएगा डेविस। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नतम अपर्दन तल की जो अवधारणा थी उसका प्रस्ताव किया था पोवल महोदय ने। आंसर इज पोवल। नेक्स्ट आता है, ये कथन है, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता और हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपकी ग्लेशियर्स हैं, और निचले तल और बर्फ की कम मोटाई और घाटी की भीतियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब आपकी जो ग्लेशियर उसमें मूवमेंट हो रही है तो जैसे ही ढलान आएगा, ठीक है, तो बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाएगा वेग, और जैसे ही निचला लेवल यानी प्लेन एरिया आता है जहाँ पर बर्फ भी कम गहरी है तो वहाँ पर आपका वेग कम हो जाता है। तो दोनों कथन ठीक है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, पर एक दूसरे को ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं बल्कि अपोजिट है। एक में कुछ और बात है, एक में कुछ और बात है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है। भाई सामान्य अपर्दन चक्र नदी अपर्दन से रिलेटेड है, डेविस महोदय का था अपर्दन चक्र। नेक्स्ट आता है, विद्वानों के निम्नलिखित समूह में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन की भूमिका पर जोर दिया? मैगी पैगा ब्लैकवेल्डर, मैगी ब्लैकवेल्डर जॉनसन, पैगा ब्लैकवेल्डर जॉनसन और पेगा जॉनसन लोशन। तो निम्नलिखित समूह में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं के द्वारा पार्श्विक अपर्दन की पर जोर दिया? तो वो थे पैगा ब्लैकवेल्डर और जॉनसन महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन भू आकृति में पूर्ण युवर्ण का सतलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर बात करें आपके कटे फटे विसर्प, देखो यहाँ पर पुनर्युवन की बात की है, यानी नदी पूरी लास्ट स्टेज पर आने ही वाली थी, उसमें दोबारा से युवावस्था में आ गई। तो कटे फटे विसर्प नहीं होगा, वेदिकाएं नहीं होगा, ये सारी युवावस्था में बनाती है। बहुचक्रीय घाटी अभी संरचनात्मक बेंच रहेगा आंसर। ठीक है, तो संरचनात्मक जो बेंच है ये आपका सतलाकृतिक प्रमाण या लक्ष्य नहीं है। पुनर्युवन में आपकी बाकी सारी बनती है, ये नहीं बनती। नेक्स्ट आता है, सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी लेवल के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, लोएस बनाते हैं आपकी वायु, लोएस का मैदान वायु द्वारा निर्मित सतला करती है। हिमोड, हिमोड, हिम से ग्लेशियर यानी हिमानी के द्वारा बने हुए निक्षेप से सेडिमेंट के जमाव से बनती है। बजर समुद्री निक्षेपण से बनती है, और गाद नदी जमाती है भाई, गाद सिल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आता है, फिर से कथन दिया गया है, ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो भाई आपके साउथ पोल पर, तो साउथ पोल पर तो हमारा दिखाई नहीं देता ना, तो ये कथन तो गलत है। हमारा तो अंटार्कटिका के ऊपर तो दिखता है, वो भी बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर की बात की गई है, जो कि रॉन्ग फैक्ट है। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, जो ओजोन नष्ट करने वाली गैसें हैं ना, वो समताप मंडल में होगी तभी तो हमारी ओजोन लेयर नष्ट होती है। तो ये कथन तो करेक्ट है, बल्कि ए वाला गलत है, तो इसको आप ध्यान रखोगे, है ना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम लेवल पर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और पीजीटी में भी बार बार पूछा जाता है।
तो पक्षाब कपासी मेघ होते हैं भाई सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर, ठीक है। पहले पक्षाब मेघ होते हैं, सेकंड नंबर पर आपके मध्य स्तर के मेघ होते हैं और नीचे आपके कपासी मेघ होते हैं। समझ आ गए। तो पक्षाब के साथ कुछ भी लिखा हुआ मिले या खाली पक्षाब मिले ना तो आप उसको करोगे, सबसे ऊंचाई पर यही मेघ आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडल का तापमान घटता है। क्यों? क्योंकि भाई उच्चतम ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती हैं, ठीक है। उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती है, इसलिए ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान भी आपका घटता है। क्यों घटता है? उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें जो होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कौन सा युग्म सही नहीं है? फोइन उष्ण शुष्क हवाओं का एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना, बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टल आपकी फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना, बिल्कुल करेक्ट। शांता आना ये वायु का एल्पालेशन की ओर नीचे, कैलिफोर्निया के निकट बहती है शांता आना, ठीक है। यूएसए में कैलिफोर्निया जो कि खाड़ी है, कैलिफोर्निया के निकट चलती है शांता आना, तो ये आपकी दिसंबर के महीने में चलने वाली है वहाँ की हवा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये गलत है, अल्पाशियन में नहीं होती, तो ये ही गलत है। बोरा आपके एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे बहती है, शीतल पवन है, ठीक है। बोरा भी करेक्ट है। फोन मिस्टल बोरा ये करेक्ट है। शांता आना आपकी कैलिफोर्निया में बहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? प्राकृतिक घटक नहीं है भाई, क्रेप्टोन, ओर्गोन और जलकण ये सब कुछ नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, बट आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके प्लास्टिक उद्योग से, आपके जो रेजिन से या आपके जो फोम है इन उद्योगों से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से, इनसे, ठीक है, एसी से। नेक्स्ट आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए, आई डोंट नो ये क्या है, ए सवाना, AW होगा ये, ठीक है। AW चिन्ह किसका अंकित करता है भाई? A मीन्स होता है आपका उष्ण कटिबंधीय और W सवाना जलवायु, तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। नेक्स्ट आता है हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो भाई बलवती यानी स्ट्रोंग हवाएं कब चलती है? तो हरिकेन की आँख में तो है ना शांत रहता है, ध्यान रखना, आँख में ना कोई हवा चलती है, ना कोई बादल होते, ना कोई वर्षा होती है, बिल्कुल शांत मौसम होता है। तड़ित झंझा की सर्पिल पट्टियों में भी आपकी ज्यादा हवाएं नहीं चलती, पूर्वा लहरों में भी नहीं। हरिकेन की जो अक्ष परिधि है, ये आंख हो गई, फिर ये दूसरे लेवल की और तीसरे लेवल की, इनको बोलते हैं अक्ष परिधि, तो इन पर आपकी जो हवाएं जो है पूरा स्ट्रोंग चलती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से झील माला यानी पैटरनोस्टर की कौन सी विशेषताएं हैं? जो पैटरनोस्टर है ये हिम नदी बनाती है, ये आपकी झीलें होती है पैटरनोस्टर। देखो झीलमाला दिया हुआ भी है, देखो ज्वारमुखी उद्भव की झील, बिल्कुल गलत। समुद्र से अलग हुआ जल का छिछला भाग, ये तो आपका लैगून कहलाता है, ये भी गलत। नर्दीय विसर्प के छाड़न के विस्रूप अर्धचंद्राकार झील, इसे गोखुर झील कहते हैं, इसे गोखुर झील कहते हैं, इसे आपका लैगून झील कहते हैं, और ये आपकी होती है ज्वालामुखी झील, ठीक है। तो हिम नदीय सोपानों पर बनी झील को है आपके पैटरनोस्टर का बेस्ट एग्जाम्पल झीलमाला, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी झीलें होती है जो ग्लेशियर्स पर से बनती है, ठीक है। हिम नदीय सोपानों पर बनी झील रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर अवस्थित है? जो थॉर्नवेट महोदय थे उनका जलवायु वर्गीकरण प्रभावी तापमान, वर्षक सूचक, संभावी वर्षण या संभावी वाष्पन पारशोषण, तो भाई वाष्पोत्सर्जन पर संशोधित वाला जो उनका था जलवायु वर्गीकरण वो संभावी वाष्पन पारशोषण पर आधारित था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, सेल्वा वन है, सेल्वा वन पृथुपर्णी सदाबहार वन, पतझड़ी वन, शंकुधारी सदाबहार वन, शंकुधारी पतझड़ी वन। देखो शंकुधारी, अब सिंपल सी बात है भाई, शंकुधारी तो हमारे ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पतझड़ी वन सेलवास वनों में आते ही नहीं है। सेलवास वन वे वन होते हैं जो सारा उच्च गर्मी में भी रहते हैं और सारा साल हरे भरे रहते हैं, तो आंसर रहेगा पृथुपर्णी सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? तो भाई इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय निश, ठीक है, गतशत निश या पारिस्थितिकीय निश। पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जो जीव होता है उसका विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? गर्तशत निश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? छोटी मछली, फफूंद प्राणी, पलवक या पादप पलवक, तो आंसर रहेगा पादप पलवक, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक कौन करते हैं? हमारे पौधे, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल ये आपकी फूड चैन में फर्स्ट नंबर पर होते हैं, तो पादप पलवक रहेगा इसका आंसर। उत्पादक तो भाई पादप पलवक ही होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, लौनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? मिट्टी का निक्षालन या बहुत अधिक अवक्षेपण, उच्च दर का वाष्पीकरण या मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, तो और उच्च
अवक्षेपण और मिट्टी का बहुत कम निक्षेपण। भाई लोनी मिट्टी होती है, उच्च दर का वाष्पीकरण हो और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन होता है तो उसे कहते हैं लोनी मिट्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है, यह कथन किस पर लागू होता है? ठीक है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं, टैगा क्षेत्र, मानसूनीवत, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विश्व में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं, विकास तीव्र होगा, अनवरत होगा और सतत होता है। तो भाई उष्ण कटिबंधीय इलाके में आपकी क्या होती है, सारा साल वर्षा होती है, वहाँ पर वनस्पति से रिलेटेड बात करें तो डेवलपमेंट ज़्यादा है, अनवरत होता है और वनस्पति सतत होती है, सदाबहार रहती है, ना उनमें पतझड़ आती है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, पादपों और पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्न में से पाया जाता है, शीतोष्ण वन, मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और पौधों और पशुओं का जो वही प्रचुरतम प्रकार पाए जाते हैं ना, वो उष्ण कटिबंधीय वनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके वही सदाबहार वन, इन्हीं में ही आपके सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पौधे और पशुओं के भी अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी, इसलिए तो कहते हैं जैव विविधता भी आपकी इन्हीं एरियाज में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, लवणता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लवणता आपकी सीधे वर्षण से संबंधित है। ठीक है, वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। भाई जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी ना, वहाँ लवणता कम हो जाती है। वर्षा का पानी मीठा, लवणता खारी। ठीक है, नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है भाई, जो नदी का मुहाने के निकट आपकी निम्न लवणता पाई जाती है क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है ना। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है जबकि ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। ठीक है, तो भाई आपके अगर हम बात करें जो उष्णकटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पर आपकी लवणता अधिकतम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी उड़ जाता है और लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर ये आपकी कम होती चली जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपकी वर्षा भी होती है और वर्षा का पानी सारा साल वर्षा होती है इस वजह से, और ध्रुवों पर भी। समझ में आ गया? तो लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये आपका रॉन्ग फैक्ट है, बाकी ये तीनों के तीनों करेक्ट है। लवणता आपकी सीधे वर्षण से ज़्यादा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? भाई गुरुत्व बल से, गुरुत्व बल, हवाएं, लवणता और घनत्व, तो इन सब की वजह से आपकी समुद्री सागरीय धाराएं चलती हैं, तो ये सभी हो जाएगा, गुरुत्व बल के कारण भी, लवणता भी और घनत्व भी और हवाएं भी। नेक्स्ट आता है शेफर किसके पक्ष में थे? अपवादवाद, भाव चित्रण, क्षेत्रीय विभेदन या वैज्ञानिक सामान्यकरण। तो आंसर रहेगा शेफर जो महोदय थे वो वैज्ञानिक सामान्यकरण के पक्ष में थे। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पीजीटी और नेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल देंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? कार्य कारण का सिद्धांत, रचनावाद, व्यवहारवाद, प्राकार्यवाद। तो भाई कौन सा सिद्धांत आपके बिल्कुल प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विलियम बुंगी, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, बिल्कुल करेक्ट, विलियम बुंगी महोदय की थी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। हार्वी की थी सोशल वेल बीइंग द स्पेशल पर्सपेक्टिव। ये द स्पेशल पर्सपेक्टिव ये आपकी हार्वे महोदय की नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है। द पर्सपेक्टिव आपकी हार्वे की नहीं थी। डेविड स्मिथ की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी और वेलफेयर अप्रोच, ये इसी की थी, स्मिथ की। और पिट की थी भाई मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, ये पिट महोदय की थी। ठीक है, और यहाँ पर रॉन्ग कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हार्वे द स्पेशल पर्सपेक्टिव। ये मैंने पेड कोर्स में करवा रखी है इस बुक के बारे में। ठीक है, तो ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, नहीं मैं अभी बता देती है किसकी बुक है। नेक्स्ट आता है मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? तो ये फेमस कथन है हेरोडोटस महोदय का। सीधा और सिंपल क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। हेरोडोटस का कथन है भाई मिस्र नील नदी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने यह दलील दी कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए? ये किसने कहा? तो ये कहने वाले भी आपके हेरोडोटस ही थे। ठीक है, आपके फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं हेरोडोटस महोदय को।
ठीक है। तो इतिहास को भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को भी ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए। तो इतिहास से रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ आए तो आप हेरोडोटस डालना कि ये किसका कथन है, इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टोलेमी की पुस्तक में सुधार किए हैं? तो भाई अल इदरसी महोदय ने किए थे टोलेमी की बुक में सुधार। ठीक है, टोलेमी की बुक में सुधार किए थे अल इदरसी ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्न में से क्या है? अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, घटनाक्रम वर्णन, प्रत्यक्षवाद। तो आंसर रहेगा प्रत्यक्षवाद है मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिमान यानी पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन कूहन महोदय ने दिया था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कूहन का पैराडाइम, इस तरीके से आप याद रखोगे, कूहन का पैराडाइम। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? तो भाई सार्वभौमिक विज्ञान की बात करें तो वो थे हमारे फेमस हम्बोल्ट महोदय। ठीक है, तो ज्ञान के सभी पहलुओं को इकट्ठा करके सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे हम्बोल्ट महोदय। नेक्स्ट आता है, निम्न भूगोलवेताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? डेविस, सैंपल, हंटिंगटन, जेफरसन। तो मानव केंद्रित की सिर्फ मनुष्य से ही रिलेटेड है भूगोल, तो वो थे भाई आपके जेफरसन। ठीक है, जेफरसन महोदय का था मानव केंद्रित भूगोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी भाई? तो गुल्ड और वाइट महोदय थे जिन्होंने मानसिक मानचित्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण वेन डी का महोदय ने की थी द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा। ठीक है, तो याद रखना वेन डी का। नेक्स्ट आता आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? ठीक है, आयु विशेष प्रजनन दर की बात करें तो किस आयु समूह में अधिकतम होती है? तो प्रजनन दर होती है भाई सबसे ज्यादा प्रजनन दर, यानी आप ये कह सकते हो न्यू बेबी। ठीक है, तो 20 से 24 वर्ष। नेक्स्ट आता है, भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है? देखो, गांव से लोग नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं तो इसका तो एक ही मेजर कारण होता है रोजगार। नेक्स्ट आता है, किसने दलील दी कि बहु केंद्र और केंद्र नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे? जो बहु केंद्र था, जो केंद्र यानी नाभिक, जो हमारी अर्बन जो डेवलपमेंट है उसके लिए जिम्मेदार थे, ये कहा था हैरिस और उलमान ने। इन्होंने दलील दी थी ये कि बहु केंद्र और केंद्र नाभिक और नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे। हैरिस और उलमान महोदय ने ये कहा था। इन्होंने फेमस इनकी थ्योरी भी थी नगरीय अर्बन से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक और शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावी नगर माना जाता है। देखो, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा या प्रभावी नगर माना जाता है उसे कहते हैं प्रमुख नगर। क्या कहते हैं? प्रमुख नगर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41, बर्गेस मॉडल में भूमि उपयोग के निम्न जो अनुक्रम है उनमें से कौन सा सही है? अब बर्गेस महोदय का भूमि उपयोग का है ये। ठीक है, तो बर्गेस महोदय ने भूमि उपयोग का मॉडल दिया था। यहाँ पर देखो, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्मकार गृह क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, कर्मकार गृह क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र। भाई सेंटर में तो इसने एक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र माना था, फिर कर्मकार गृह क्षेत्र था, फिर लोगों के रहने का स्थान था, फिर कंप्यूटर क्षेत्र था। तो इस तरीके से भूमि उपयोग था बर्गेस मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है का जो वृत्त है वो 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है। कितनी? 1 लाख जनसंख्या। तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने वाली वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, औद्योगिक भूदर्शय के नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सी बाजार अवस्थिति इष्टतम है? भाई जो सबसे नजदीक होगी ना इस लाइन के, आपको कोई भी डायग्राम दे, बेस लेवल के जो सबसे नजदीक होगी वही आपकी सबसे बेस्ट होगी बाजार की स्थिति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सी लाइन सबसे नजदीक है तो बाजार की स्थिति के लिए सी जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ये है भाई हमारी उत्पादन रेखा, यानी यहाँ पर हमारा उत्पादन हो रहा है, और ये है हमारी लागत रेखा। ठीक है, तो हम जो मिनिमम होगी
होगी ना मिनिमम, उसको देखेंगे तो मिनिमम हमारी यहाँ पड़ती है। तो और ये पॉइंट था हमारा सी, तो आंसर रहेगा सी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नीचे वाली देखनी है आपको। नेक्स्ट आता है स्थानांतरी खेती की अनिवार्य विशिष्टता क्या है। भाई स्थानांतरित खेती में खेतों का चक्र होता रहता है, खेतों को बदलते रहते हैं ना, हर 3-4 साल में खेतों को बदल डालते हैं, ये स्थानांतरित खेती की विशेषता। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र उद्योग वो होते हैं जिनके लिए स्वतंत्र उद्योग की परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। भाई वही होते हैं, बिल्कुल सही, जिनमें परिवहन लागत जो होती है ना वो तुलनात्मक रूप से, परिवहन लागत को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता, ना ही उसे इंक्लूड किया जाता है। परिवहन लागत यानी आपका ट्रांसपोर्ट जो खर्चा होता है ना उसको ऐड नहीं किया जाता, वो होते हैं आपके स्वतंत्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपकी रबड़ है, अनानास है, चीनी, कॉफ़ी और इनके उत्पादक कंट्री। तो देखो सबको पता है भाई ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है और क्यूबा चीनी की वजह से कभी चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। और उसके अलावा अगर हम बात करें मलेशिया, तो मलेशिया में भाई होती है आपकी क्या, तो मलेशिया में होती है आपकी, यहाँ पर ये रॉन्ग है गाइस, ये आपके जो ऑप्शंस है ये गलत है, इन्हें फॉलो आप मत करना। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ब्राज़ील में कॉफ़ी, क्यूबा में चीनी, और आपके भाई बात करें हम मलेशिया, तो मलेशिया में आएगी रबड़ और हवाई में अनानास। तो ये रहेगा हमारा सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 47। कुल्टी, बानपुर और हीरापुर में लोहा और इस्पात संयंत्र को एक में मेलित किया गया है जिसका नाम है। तो भाई कुल्टी, बानपुर और हीरापुर में जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसका नाम है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। इन सबको एक मिलाकर एक कर दिया गया जिसका नाम रखा गया भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 48। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित है। तो भाई जो धान का उत्पादन करते हैं ना, आपने देखा होगा धान के उत्पादन में अधिकतर पॉपुलेशन की अधिक नीड होती है, क्योंकि अधिकतर काम किससे किए जाते हैं धान के उत्पादन वाले एरियाज में, हाथों से। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व से रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। नगरीकरण की अवस्था दी हुई है और स्पष्टीकरण दिया गया है, आपको बताना है कहाँ पर कौन सा नगर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले नगरीकरण, ये हाथ हटाते ही धुंधला हो जा रहा है, अभी 1 मिनट, अब ठीक है। नगरीकरण, तो नगरीकरण किसे कहते हैं, उपनगरीकरण किसे कहते हैं, विनगरीकरण किसे कहते हैं, या पुण्य नगरीकरण किसे कहते हैं, पुण्य नगरीकरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं नगरीकरण की बात करें, कुछ अधिवास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लागत पर विकसित होते हैं। ये अगर हम देखें ना तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और उपनगरीकरण, ये कंप्यूटर पट्टी नगरीय मूल की लागत पर विकसित होते हैं। उपनगरीकरण, नगरीकरण दोनों करेक्ट हैं। विनगरीकरण, सार भाग में जनसंख्या हानि की दर क्रमशः कम होती है और सार भाग में जनसंख्या बढ़ने लगती है। नगरीय सार भाग में जनसंख्या हानि कंप्यूटर पट्टी के जनसंख्या लाभ के अधिक होती है, ये होता है विनगरीकरण, और इसे कहते हैं पुण्य नगरीकरण। ठीक है, ये रहेगा इसका क्रम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाई प्रवास के परिणामों के बारे में बताना है। प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े दो क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन जो संबंध है वो काफ़ी बदल जाता है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को प्रवासित करने वाले लोग खुली जगह, ताज़ी हवा और उत्तम आवास गृह के अभाव में कष्ट भोगते हैं। नव क्षेत्रों में उत्प्रवासियों की आहार आदतें भी बदल जाती हैं। और उपरोक्त सभी, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रवास के बारे में ये सारे के सारे जो कथन हैं वो सही है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्न में से किससे संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के जो अनौपचारिक खंड है, पूंजीवादी प्रकार की बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था, तो अनौपचारिक खंड की बात करें, औपचारिक तो आपसे सीधे सीधे पूंजीवादी, टिकाऊ, स्थायी इन सब में आ जाएगा, पर बाजार किस्म की जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो अनौपचारिक होती है, अस्थायी होती है, वो टिकाऊ भी नहीं होती। ठीक है, तो भाई वहाँ की बाजार में आपके रेट्स बदल रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से देखो बाजार का प्रकार बिल्कुल ये आपका संबंध है। ठीक है, और अकुशल श्रम, कुशल श्रम शक्ति ये भी है, मतलब जो भी चीज़ अस्थायी होगी, अटिकाऊ होगी ना वो आपके अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित होगी। अस्थायी और अस्थिर आय ये भी। ठीक है, बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये आपकी इससे संबंधित नहीं, अनौपचारिक से, ये औपचारिक से संबंधित है।
ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और जो स्थानिक ढांचा है वो सरल हो। तो प्राथमिकता की बात करें, नेक्स्ट आता है, तो इसमें देखो गाइस एक चीज़ ध्यान देना कि नगरीय विकास में जो प्राथमिकता का सिद्धांत है वो क्या कहेगा, तुलनात्मक रूप से आप उस एरिया की जो इकोनॉमी होगी और स्थानिक जो ढांचा होगा ना, जितना सरल होगा उतना ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो उपयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपकी गोंड है, गोंड का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो गोंड एक जनजाति थी और इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना ही था। ठीक है, इंडिया में भी पाई जाती थी गोंड जनजाति, तो मुख्य व्यवसाय खेती करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन गाइस, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? अब क्षेत्रीय बताना हमें, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक क्षेत्र, भू आकृति बिंदु। तो भाई परिमंडल जिसके पीछे लिखा होगा सांस्कृतिक परिमंडल, तो यही आपका सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती हैं उनका सही अनुक्रम बताइए। नूतन सीमा यानी नई सीमा, परिसीमन, सीमांकन, नियतन। तो पहला ही कथन करेक्ट है, परिसीमन, फिर उसके बाद सीमांकन किया जाता है, फिर नियतन किया जाता है। तो नूतन सीमा इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सामान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है? भाई सामाजिक कल्याण को जब मापा जाता है ना, तो शिशु मृत्यु दर, पानी की उपलब्धता, महिला साक्षरता सबको माना जाता है, बट अपराध को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है निर्धारित आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे? तो निर्यात है, ये निर्यात आधारित जो मॉडल था उनके समर्थक थे नॉर्थ महोदय। ठीक है, जो निर्यात आधारित मॉडल की बात करें उनके समर्थक कौन थे? नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल घाट पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? तो कश्मीर की घाटी में ना आपको झेलम नदी के अत्यंत सुंदर निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो इस मैदान को निर्मित करने के लिए झेलम नदी ने अपने निक्षेप जारी किए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, झेलम अपने सौंदर्य के लिए वहां पर काफी फेमस भी है नदी। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 60, भारत के किन राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो भाई सबको पता है केरल में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 1093 के लगभग, तो बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं वहाँ पुरुषों से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? तो भाई 2011 के अनुसार जनसंख्या के निम्नतम घनत्व की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में लोहा आयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? तो लोहे का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड और उड़ीसा यही रहते हैं। कभी उड़ीसा हो जाता है, कभी झारखंड हो जाता है, तो अभी फिलहाल उड़ीसा चल रहा है। तो 85% इन्हीं दोनों राज्यों से आता है भारत के लोहे आयस्क के कुल उत्पादन का, झारखंड और उड़ीसा, और इनमें काफी लोहे की खानें भी हैं। नेक्स्ट आता है स्वैच्छिक बांध्याकरण जनसंख्या नीति, ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। 1956 से 1961 के बीच में थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। ठीक है, तो दूसरी योजना में ही आपके स्वैच्छिक बांध्याकरण जनसंख्या नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है गुजरात, कोरोमंडल, कोकण, मालाबार। तो भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का आ जाता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट का भी आ जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा, बाकी देखो मालाबार, कोकण, गुजरात, ये सारे के सारे पश्चिमी तटीय के नाम हैं। पूर्व तट का आपका कोरोमंडल तट ही है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर आपकी ज्यादा भयानक तबाही मचाते हैं। नेक्स्ट आता है 65, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो भाई अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा जो आपका पंजाब का मैदान है, अगर हम बात करें तो मानसून की पवनें आती हैं, पश्चिमी घाट में वर्षा करती हैं, दक्षिण पठार में भी वर्षा करती है, मध्य प्रदेश में भी। जो पंजाब का मैदान है वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 66, सतलाकृतिक मानचित्र पर विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? केवल स्पॉट हाइट, बेंचमार्क या त्रिभुजीकरण विधि? तो भाई हमारे जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं उन पर जो हम हाइट्स दिखाते हैं
तो स्पॉट हाइट द्वारा भी दिखाते हैं, बेंचमार्क भी यूज़ करते हैं और त्रिभुजीकरण बिंदु भी लगाए जाते हैं। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 67, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। तो हिमालय की अधिकतर चौड़ाई की बात करें ना तो आंसर आएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो पहले ही आपका पतला सा है, नागालैंड तो बिल्कुल नीचे की ओर है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा चौड़ा तो आपका जम्मू कश्मीर है, तो आंसर इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आएगा 68, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो भाई आर्थिक रूप की बात की जाए ना तो हमारा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी और आपका राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, हिमाचल, ये आ जाते हैं। तो ये है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात भी आता है, तो ये सब कुछ शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, यदि ए बिंदु समुद्र तल से 230 मीटर, बी बिंदु 570 मीटर ऊंचा है तो दोनों के बीच क्षैतिज तुल्यता 2.0 किलोमीटर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निम्नलिखित प्रवणताओं में से कौन सा सही है? तो ये सब कुछ आपका निकालने के बाद गाइस जो प्रवणता होती है दोनों पॉइंट्स के बीच वो आ जाएगी आपकी 17.0%, तो ये निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70, और यहाँ पर कुछ सैटेलाइट के नाम दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है सैटेलाइट्स के, क्योंकि देखो पीजीटी के एग्जाम में इनसेट भी आ चुका है, मेट्रियोर भी आ चुका है, गोइस भी आ चुका है और स्पॉट भी आ चुका है। ठीक है, पूछता है कि निम्न में से कौन सी किसकी सैटेलाइट है, तो यहाँ पर देख लो, ये इन्हें नोट डाउन कर लेना। स्पॉट भाई फ्रांस की सैटेलाइट है, गोस आपकी यूएसए की है, और मैट्रियर आपकी रसिया की है, और इनसेट इंडिया की है। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखोगे, इनसेट इंडिया की, स्पॉट आपकी फ्रांस की, गोइस आपकी यूएसए और मैट्रियर रसिया की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71, मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो उपयुक्त है? तो भाई नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए वृत्त, विभाजित वृत्त, गोला, तो ये सारे तो आपकी अगर हम बात करें ना प्रतिशत दिखाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तीनों की तीनों प्रतिशत दिखाना हो ना तब। और नगरीय जनसंख्या आपकी प्रतिशत में तो होती ही नहीं है, तो नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए इनमें से अगर हम बात करें तो हैशूर के द्वारा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, समुच्चय रेखी मानचित्र समान रेखा मानचित्र है, समान रेखा एक समान मान की रेखाएं हैं, तो कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो भाई ये समान रेखाएं मानचित्र है, बिल्कुल ठीक, और ये भी एक समान मान की रेखाएं, ये भी ठीक है। समान रेखा तकनीक प्रशासनिक सीमाओं का हमेशा ध्यान रखती है, क्यों भाई, क्यों रखेगी, ये क्यों ध्यान रखेंगे, अरे क्या कोई कानून चल रहा है? तो ये इस चीज़ की गलत है। जब भी हम टोपोग्राफिकल मैप में समान रेखाएं या हैस्यूर से समोच्चय रेखाएं खींचते थे, हम क्या किसी लाइन का ध्यान रखते थे? नहीं ना, तो ये समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो यही रॉन्ग फैक्ट है। समान रेखा तकनीकी सतत आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, जहाँ जहाँ से हमने खींच दी वहाँ वहाँ हमें पता चल जाता था भाई ये 200 मीटर वाली है, 300 मीटर वाली है, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73, कथनों पर विचार कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, मरुस्थल, कच्छ और पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में माने जाते हैं, तो भाई सही उत्तर का चयन करना, तो ये तो बिल्कुल आपका ठीक है। मरुस्थल में और कच्छ में और पहाड़ी एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, तो ये ठीक है कि बिंदु पद्धति को माना, ठीक है, तो भाई बिंदु पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पॉपुलेशन दिखाने के लिए। हम सब ने डॉट डॉट लगा के पॉपुलेशन दिखाई भी है प्रैक्टिकल में। अगला पढ़ते हैं, बिंदु पद्धति को आयु और लिंग अनुपात दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि आयु और लिंग में ना कहीं कंपैरिजन होता है, और बिंदु विधि के द्वारा हम डॉट मेथड से कंपैरिजन को शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, बिंदु मानचित्र को समान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट, डॉट मेथड को आप समान रेखाओं में कभी भी स्थानांतरित नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट दी हुई है ये लाइन। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ये तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है, जो सी पॉइंट है ये हमारा रॉन्ग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 74, वितरण में असमानता दर्शाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई वितरण में अगर असमानता दिखानी है ना तो लॉरेंज वक्र का यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वितरण में अगर हमें असमानता दिखानी है तो लॉरेंज वक्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और
न्यू हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। आंकड़ा समुच्चय 0, 50, 100, 150, 250, 450, 500, इनका सही ज्यामितीय माध्य क्या है? तो इनकी ज्यामितीय माध्य की बात करेंगे ना तो वो आपका 0 रहेगा। तो ये थे 75 क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो ऐसे ही डेली आपको एक वीडियो मिलने वाली है आपके एग्जाम्स तक, पीजीटी के एग्जाम्स तक। तो ये जो वीडियो है केवल एस्टेट पीजीटी के लिए नहीं, केवल आप केवीएस देने जा रहे हो, नेट देने जाओगे, DSSS भी देने जाओगे, तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।